हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का क्वेश्चन आंसर करने वाले साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, साइंस का चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 का हम लोग क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे, साथ में पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाफट। और चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये जैक बोर्ड मतलब जो विद्यार्थी जैक बोर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए है, और इसमें हम लोग क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका पाठ्य पुस्तक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, आप पेज संख्या 4 में देखिए। पेज संख्या 4 में आपके पास अगर बुक है तो आप उसे खोलिए और पेज संख्या 4 में देखिए कि कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका हम लोग आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और साथ में सभी का, ऐसा नहीं है कि केवल चैप्टर 1 का ही पेज नंबर 4 का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बल्कि सभी चैप्टर 1 का जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपका पेज के अंदर मतलब आपका जो भी पाठ के अंदर क्वेश्चंस है उसको हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद अभ्यास का प्रश्न उत्तर कर लेंगे। मतलब सभी कुछ हम लोग इस चैनल से कर लेंगे। ठीक है, सभी का आप अपना नोट्स बना सकते हैं, या नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से जाकर वहाँ से भी आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। तो पदार्थ का मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा कि पदार्थ का मतलब वो होता है कि पदार्थ जो आयतन, जिसके पास आयतन हो, अपना द्रव्यमान हो, वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब मतलब जो स्थान घेरता है, जिसका अपना कुछ भार है, वो पदार्थ है। जो भी आपको आपके सामने जो भी वस्तु आपको दिख रहा है वो सभी पदार्थ है जो स्थान घेर रही है, साथ में जिसका अपना कुछ भार है, मतलब वो वजन की है। ठीक है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन यही है। अब इसमें हमको कुछ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। इसमें दिया हुआ है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। ठीक है, यहाँ देखिए कुर्सी क्या है, कुर्सी स्थान घेरती है और साथ में इसमें कुछ भार होता है, वजन होता है, तो ये पदार्थ है। वायु, वायु जब आप गुब्बारा के अंदर भरोगे तो वो भी स्थान घेरती है, साथ में उसमें कुछ भार होता है। ठीक है, तो वो भी एक पदार्थ है। बादाम, बादाम क्या है, बादाम जो है, बादाम आप खाते हो तो बादाम भी तो स्थान घेरता है। अगर एक डब्बा में हम चाहे तो हज़ारों करोड़ों बादाम तो नहीं भर सकते, उसका एक लिमिट भर ही बादाम भर सकते। या बादाम आप दुकान से जब परचेस करते हो तो वहाँ से हम लोग कैसे उसको केजी में खरीद कर लाते हैं, मतलब वो भी उसका भी कुछ आयतन, उसका भी कुछ वजन होता है, वो भी स्थान घेरती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, पदार्थ है। और शीतल पेय, शीतल पेय का मतलब पानी। आपका पानी क्या है, पानी भी तो पदार्थ है, पानी भी आपका स्थान घेरता है। ठीक है, जैसे किसी बाल्टी में आप पानी रखते हो तो ज़रूर, अब पानी में जब बाल्टी में जब पानी रख दियो तो वो तो स्थान घेर रहा है ना उतना बाल्टी का, साथ में उसमें भी वजन हो रहा है, क्योंकि पानी रखने के बाद बाल्टी का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, आपको ऐसे मालूम है। तो ये सभी के सभी क्या है, पदार्थ है, क्योंकि इनका द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि पदार्थ हम उसे कहते हैं जो जिनका द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरते हैं। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। ठीक है, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसका कारण आपको बताना होगा। जैसे कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि यह पदार्थ के कणों की विशेषता का गुण है। पदार्थ के अंदर जो कण है उनकी विशेषता का क्या है, गुण है। जैसे आपकी कुछ विशेषता होगी, आपकी भी कुछ गुण होगी, उसी प्रकार पदार्थ के कणों की विशेषता का ये गुण है कि जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर हम लोग तापमान किसी पदार्थ को बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर जो कण है उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ गया तो मतलब कोई कण इधर भागेगा, कोई कण इधर भागेगा, मतलब यहाँ पर हम लोग को बहुत सारा जगह, उसके बीच जो उसके बीच की दूरी है उसमें बहुत सारा हम लोग को जगह मिल जाएगा, रिक्त स्थान बढ़ जाएगा। ठीक है, और फैलने लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इधर उधर भागते हैं, वो फैलने लगते हैं। ठीक है, और उनके बीच के रिक्त स्थान का जो दूरी है वो बढ़ जाती है।
यही कारण है कि गर्मा गर्म खाने की जो गंध है, ठीक है, गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। अगर खाना गर्म है मतलब पदार्थ का जो तापमान है बढ़ा हुआ है, और जब तापमान बढ़ा हुआ है किसी पदार्थ का तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ा हुआ है। गतिज ऊर्जा बढ़ा हुआ है तो मतलब वो फैलेगा, वो इधर उधर भागेगा, और जब वो कण हमारे पास आता है तो उसका महक हमारे पास पहुंच जाती है। लेकिन वही अगर ठंडा हो जाता है तो अगर किसी पदार्थ का तापमान ही ठंडा है तो वो क्या हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा कम रहेगा, ठीक है। तो जब गतिज ऊर्जा कम रहेगा तो हमारे पास तक नहीं पहुँच पाएगा, जबकि हमको उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, ठीक है। तो अब देखिए उत्तर क्या हो जाएगा कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, ठीक है, और इसके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि इसके कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता, ठीक है। जैसे आपको इससे पता चल रहा है कि जो पानी है वो पानी जो है, पानी क्या है, द्रव है, और जब द्रव है तो द्रव में क्या होता है कि जो द्रव में कणों का जो आकर्षण बल होता है एक दूसरे से जुड़ा रहना वो कम मतलब कम रहता है, ठीक है। तो जब कम रहता है इसका कारण क्या होता है, जो गोताखोर होता है मतलब जो आपका क्या बोला जाता है उसको, जो स्विमिंग करता है, तो वो लोग उस पानी को आसानी से काट पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। और जब आकर्षण बल कम हो मतलब उसके पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान क्या है, रिक्त स्थान है। अगर मैं आपसे थोड़ा सा 1 मिनट और देख लीजिए, कुछ और मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि ठोस में जो कणों की आकर्षण बल होती है सबसे अधिक होती है। अगर कोई ठोस है तो उसका जो कण का आकर्षण बल सबसे अधिक है, एक साथ जुटा रहेगा, ठीक है। और जब आकर्षण बल सबसे अधिक है, जहाँ आकर्षण बल अधिक होगा वहाँ रिक्त स्थान क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। और होगा भी तो बहुत कम होगा, रिक्त स्थान बहुत कम होगा। वहीं पर ही द्रव क्या होता है कि द्रव जैसे हो गया, इसमें जल भर दिया, ठीक है, मान लीजिए गिलास है, ठीक है, इसमें जल भर दिए, जब इसमें क्या होगा कि इसका जो आकर्षण बल होता है ये ठोस से भी क्या रहता है, ठोस का सबसे ज़्यादा है, तो ठोस से ये क्या होता है, इसका आकर्षण बल कम रहता है, और इसके कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो ठोस के मुकाबले ज़्यादा रहता है। अब ठोस में जैसे कणों के बीच रिक्त स्थान 1 मीटर का है, मान लीजिए, ऐसा मानना ऐसा है नहीं, ठीक है, तो 1 मीटर का है, तो यहाँ पर ही क्या होगा, यहाँ पर ही 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ज़्यादा होगा रिक्त स्थान, इसके कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो ज़्यादा होगा। वहीं पर ही गैस जैसे कि गैस ऐसे ये भाप हो जाता है ना गैस, तो गैस का जो कणों के बीच के रिक्त स्थान है वो सबसे कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है सबसे अधिक होता है। मतलब हम लोग जिस चीज़ में अगर कहीं पर छोड़ देते हैं किसी गैस को तो वहाँ पर वो पूरा फैल जाता है, ठीक है। तो मतलब उसके कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है पूरी तरह बहुत ज़्यादा है और उसका आकर्षण बल बहुत कम है, मतलब किसी कण को वो आपस में आकर्षित करके नहीं रख पाता है, जबकि ठोस के पास आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें क्योंकि 9th क्लास में ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ये सब चीज़ पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। तो पदार्थ का जो कण है उसका विशेषता क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जैसे देखिए पदार्थ के कणों की निम्न विशेषता होती है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इस चीज़ को पहले नोट कीजिएगा कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों के पास रिक्त स्थान होता है। हाँ, वो हो सकता है कि किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास कम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा है कि पदार्थ के कण, यहाँ पे कण हो जाएगा, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया। यहाँ पर पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होता है, हमेशा वो क्या होता है, गति में रहता है, ठीक है। कोई इधर भागे कोई इधर भागे, ठीक है। अब देखिए अब लास्ट वाला जो है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप जब नल से पानी निकालते हो तो पानी जब गिर रहा है तो वहाँ पर आप उंगली लगा देते हो तो क्या हो जाता है, पानी 2 भागों में बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही आप उंगली हटाते हो तो पानी वापस से एक ही भाग में गिरने लग जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या पता चल रहा है कि पदार्थ के जो कण हैं उनके जो द्रव है उसके पास आकर्षण बल तो है लेकिन कम है। अब आपको मैं बोलूँ कि आप किसी ईंट के ऊपर आप हाथ पार करो तो कर पाओगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर
आकर्षण बल आपस में जुटा हुआ है, बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन वही हवा में हाथ चलाने के लिए आपको बोला जाए तो आसानी से आप चला लोगे, क्योंकि आपको कोई उसमें ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो गैस है उसके पास आकर्षण बल कम है। लेकिन वो भी क्या करता है कि वो भी एक दूसरे को आकर्षित करता है, मतलब आपस में जो भी पदार्थ के कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये गुण को भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। और जब हम लोग को ऑब्जेक्टिव करना है तो उसके लिए हम लोग को सब्जेक्टिव में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा रहेंगे तभी ना ऑब्जेक्टिव को आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर पृष्ठ संख्या मतलब आपका पेज नंबर 6 को आप देखिए, 6 में जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसका यहाँ पर ही आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, और घनत्व का फॉर्मूला दिया हुआ है कि घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, ठीक है। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में जो निम्नांकित क्या हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहे, घनत्व निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान बाई मतलब भार बाई और आयतन मतलब जगह कितना घेर रहा है वो, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि बढ़ते हुए, तो सबसे पहले आप देखिए सबसे कम किसका रहेगा, वायु का। वायु का जो भार रहेगा वो क्या रहेगा, वो भार जितना रहेगा वो आयतन बाई कर देंगे तो उसका घनत्व निकल जाएगा हमारा। तो इसका जो सबसे इसका कम रहेगा। उसके बाद चिमनी का धुआं, उसके बाद रुई हो गया, उसके बाद जल हो गया, उसके बाद शहद। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, गैस है, ये भी गैस है। रुई क्या है, रुई आपका, रुई गैस नहीं है, इसको आप क्या, इसको ठोस भी बोल सकते हैं, ठीक है, द्रव मानते हैं, ठीक है। द्रव हो गया, जल आपका द्रव हो गया, शहद आपका द्रव हो गया, चाक, ठीक है, चाक क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। लोहा क्या हो जाएगा, लोहा भी आपका ठोस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में बोला है सजाने के लिए, तो इससे ये ज़्यादा, 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 ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसको आप चाहो तो यहाँ से नोट कर सकते हो, या वेबसाइट से भी जाकर वहाँ से भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए, ठीक है। तो पदार्थ के जो विभिन्न अवस्था हैं उसके गुण को हम लोग यहाँ पर ही बताएंगे, ठीक है। जैसे पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर निम्नलिखित हैं। जैसे पहले आप यहाँ पर देखिए पदार्थ के जो हैं, जैसे ठोस में पहला देखते हैं कि ठोस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, मतलब एक अगर मान लीजिए ईंट है तो ईंट का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित रहेगा कि हाँ ये इतना है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर द्रव में क्या होता है कि आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। यहाँ पर आकार जो है, मान लीजिए द्रव हम पानी लेते हैं और उसको पहले एक गिलास में रखते हैं, ठीक है। अब गिलास में रखते हैं, एक गिलास में रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो गिलास का आकार का हो जाएगा, गिलास का आकार का हो जाएगा, लेकिन उसका जो वजन रहेगा वो तो बराबर रहेगा। लेकिन वहीं पर ही हम बाल्टी में उस पानी को डाल देते हैं, गिलास से हम लोग क्या किए, बाल्टी में डाल दिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका फिर आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन वजन उसका जो आयतन रहेगा, आयतन जो उसका रहेगा वो उतना ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, केवल आकार उसका चेंज हो जाएगा। गिलास में था तो ऐसा आकार लिया था, बाल्टी में आ गया तो ऐसा आकार ले लिया। लेकिन उसी को हम अगर कुछ पेन में डाल देते हैं या आप कोई बर्तन में डाल लेते हो तो वहाँ पर ही उसका आकार फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन आयतन वहाँ पर जो वजन है उसका वही रहेगा। लेकिन गैस के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। गैस क्या होता है कि गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। उसका ना आकार आपको पता चलेगा, गैस को अगर गुब्बारा में डालते हो तो उतना ही गैस गुब्बारा के साइज का हो जाएगा और उसका वजन उतना बताएगा, ठीक है। लेकिन उसी को किसी और चीज़ में फिलअप करते हैं तो उसका आकार और आयतन दोनों फिर से बदल जाएगा, ठीक है। तो ये गैस में होता है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्या होता है कि आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। हमने ठोस का आकर्षण बल आपको पहले ही बताया था कि ठोस में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है। वहीं पर ही द्रव में क्या होता है कि आकर्षण बल मध्यवर्ती होता है। आकर्षण बल होता है ना ही सबसे नहीं ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है, वो मध्य में रहता है, बीच में रहता है, ठीक है। वहीं पर गैस के साथ आकर्षण बल सबसे कम होता है। गैस में क्या होता है, आकर्षण बल, गैस का जो कण है इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उसका मतलब आकर्षण बल सबसे कम है, ठीक है। वहीं पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर है क्या है
कि कणों के बीच रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, मतलब इनके जो कण है उनके बीच रिक्त स्थान हो जाए ना, बिल्कुल बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो द्रव है, द्रव का जो कणों के बीच का रिक्त स्थान होता है वो मध्यवर्ती होता है, मतलब बीच में रहता है, ठीक है। यहीं पर ही हम लोग गैस का देखें तो गैस का कणों के बीच का रिक्त स्थान जो होता है अधिकतम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। गैस के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। कोई कण वहाँ है तो कोई कण यहाँ है, ठीक है। और अगर इस कमरा में भी हम किसी गैस को भर देते हैं तो पूरा कमरा का साइज का हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर देखिए इसका गतिज ऊर्जा होता है कम होता है, और इसका जब तापमान बढ़ेगा क्या होता है, ठोस, ठोस मतलब जैसे ईंट हो गया, ईंट हो गया तो ईंट क्या है, ईंट आपका जैसे बर्फ़ मान लेते हैं, बर्फ़, तो बर्फ़ क्या हो जाएगा, आपका ठोस हो जाएगा, तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वो कम रहेगा, ठीक है। वहीं पर उसको हम लोग द्रव में बदलना चाहेंगे, मतलब उसका क्या करेंगे, उसका तापमान बढ़ाएंगे। जब तापमान बढ़ाएंगे तो उसका गतिज ऊर्जा मध्यवर्ती आएगा और द्रव में बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि द्रव का गतिज ऊर्जा मध्यवर्ती बीच में रहता है, लेकिन इसमें जो गतिज ऊर्जा है सबसे अधिक होता है। इसका गतिज ऊर्जा मतलब द्रव इधर उधर पूरा गति करने लगते, मतलब गैस का जो कण होते हैं पूरा इधर उधर गति करने लगते हैं, मतलब इसका गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका अवस्थाओं के साथ गुणा का अंतर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तनों में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, इस सब के बारे में आपको कुछ कुछ लिखना है। जैसे दृढ़ता क्या होता है, ठोस पदार्थों के कण आपस में अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिससे उन्हें तोड़ना या दबाना कठिन होता है, इसे दृढ़ता कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। वहीं पर ही हम लोग द्रव का देखते हैं कि द्रव में क्या होता है कि संपीड्यता, तो यहाँ पर द्रव एवं गैसीय पदार्थों के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, मतलब द्रव और गैस के जो कण है उसके कणों के बीच क्या रिक्त स्थान जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिसमें हवा भरी होती है, जिससे वह दबाए जा सकते हैं। जैसे गुब्बारे में हवा भरा हो तो उसको आप दबा सकते हो, ठीक है। और मान लीजिए गुब्बारे में हम पानी भी भर दिए या कोई और चीज़ भर दिए, या रिफाइन का आप जो प्लास्टिक आता है उसको भी आप दबा सकते हो, क्योंकि उसके जो कण है उनके बीच का जो रिक्त स्थान है उसमें हवा भरा हुआ वो दब सकता है, ठीक है। तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए तरलता, तरलता क्या होता है कि पदार्थों के बहने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं, ठीक है। पदार्थ का जो जैसे पदार्थ जो बहते हैं, जैसे आपका पानी हो गया, ठीक है, तो वो सब क्या है, तरलता है। वहीं पर ही हम लोग बर्तन में गैस का भरना, बर्तन में गैस का भरना, गैसों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है, इसलिए उन्हें दबाया नहीं, काफ़ी दबाया जा सकता है, सॉरी, गैसों के जो कण होते हैं उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है, इसलिए उन्हें काफ़ी दबाया जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जा सकता है। इस प्रकार एक छोटे बर्तन में काफ़ी गैस भरी जा सकती है, मतलब हम चाहें तो जो एक पूरा कमरा में भरा हुआ गैस उसको अभी हम एक छोटे बर्तन में भर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो गैस है उसको हम लोग छोटे से छोटे बर्तन में भी भर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्तन में गैस का भरना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आकार, आकार में क्या होता है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का क्या कहा जाता है, आकार कहा जाता है। जैसे आपका कोई वस्तु आप ले लीजिए, जैसे पानी हो गया, तो पानी क्या करता है कि पानी को अगर हम एक गिलास में रखते हैं तो गिलास का जितना आकार घेर रहा है उसका वो क्या हो जाएगा, उस वस्तु का ये आकार हो जाएगा, ठीक है, पानी का ये आकार हो जाएगा। लेकिन वहीं पर उसको बाल्टी में डाल देते तो कुछ इस प्रकार से घेरेगा, वो इतना ही पानी घेरेगा, तो ये इसका आकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आकार हो गया। गतिज ऊर्जा की तरफ चलते हैं, तो गतिज ऊर्जा क्या कहता है कि गतिज ऊर्जा वस्तुओं में गति करने का जो ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी पदार्थ के तापमान बढ़ाने से उस पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी पदार्थ का अगर तापमान हम बढ़ाते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका फॉर्मूला है, अब इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/2 mv²। एम का मतलब हो जाएगा मास और वी का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी, बता रहे हिंदी में क्या होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2, 1/2, ठीक है। एम का मतलब द्रव्यमान और वी का मतलब वेग या वेग, वस्तु का गति करने का वेग।
का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन दिया होगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट्स आपको बनाया गया, तो नोट्स में इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि बच्चा को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और इस सारे के सारे नोट्स बिल्कुल फ्री हैं, यहाँ पर कोई आपको चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको जाकर वेबसाइट से आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए के का मतलब क्या, गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी। एम का मतलब हो जाता है द्रव्यमान मतलब मास, और वी का मतलब हो जाता है वस्तु का वेग। देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, जैसे वस्तु यहाँ पर लिखना चाहिए था, इस चीज़ को आप समझ सकते हो, ऐसा कोई चीज़ भारी मिस्टेक नहीं है। वहीं पर घनत्व, घनत्व क्या है कि किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। जो वस्तु का इकाई आयतन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पहले हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि घनत्व बराबर क्या हो जाता है, द्रव्यमान बाई आयतन। घनत्व बराबर क्या हो जाता है, घनत्व बराबर क्या हो जाता है, ठीक है, द्रव्यमान बाई आयतन। ठीक है, ये आयतन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि कारण बताइए। अब कुछ हम लोग को कारण बताना होगा कि ये होता क्यों है ऐसा। ठीक है, जैसे गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, ये बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है कि हम लोग जिस बर्तन में जिस गैस को रखते हैं उसको क्या करती है, पूरी तरह से भर देती है। अगर एक गुब्बारा में वाला कोई गैस है उसको हम लोग किसी बाल्टी में रखे तो वो क्या करेगा, पूरा बाल्टी को भर देगा, या किसी बॉक्स में रखे तो पूरा बॉक्स को भर देगा, या किसी घर में रखे तो वो पूरा घर का आकार ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे हम रखते हैं, क्योंकि उस अधिक गतिज ऊर्जा तथा कम आकर्षण बलों के कारण गैस के कण तेजी से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं। ये चीज़ आपको मालूम होगा कि जब आकर्षण बल उसका कम है, मतलब उसके कण के आकर्षण बल आपस में रहने वाले नहीं हैं, तो मतलब वो इधर उधर फैलेंगे। जब फैलेंगे तो जहाँ पर उसको रखेंगे वो पूरा आकार के हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरा वस्तु का आकार वो ले लेंगे। जैसे अगर उसको किसी बॉक्स में रख रहे हैं तो पूरा बॉक्स के आकार के बन जाएंगे, वहीं पर उसको किसी बाल्टी में रखते तो पूरा बाल्टी के आकार के बन जाएगा। मतलब इसके बीच के जो गतिज ऊर्जा है, इसके बीच के जो गतिज ऊर्जा है वो कम है, और गतिज ऊर्जा है वो अधिक है। गति करने का जो सभी कणों के पास जो गति करने का जो अपना कैपेसिटी वो सबसे अधिक है, वहीं पर आकर्षण बल ये लोग के पास कम है। मतलब कोई एक दूसरे से जुड़ा रहना नहीं चाहता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, सभी दिशा में गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन है कि गैस बर्तनों के दीवारों पर दबाव डालती है। गैस बर्तनों के दीवारों पर दबाव क्यों डालती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए, गैस बर्तनों की दीवार पर दबाव डालती है क्योंकि गैस के कम आकर्षण बल के कारण सभी दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और वे बर्तन की दीवारों पर लगातार टकराते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवारों पर दबाव पड़ता है। ठीक है, जब इसके पास आकर्षण बल है ही नहीं तो ये क्या करेगा, इधर उधर भागेगा सब कर, किसी को कहीं पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होते हैं, गति करने में स्वतंत्र होते हैं। अगर चाहे तो इधर जा सकते, चाहे तो इधर जा सकते हैं, तो क्या करते हैं, वो पूरी चीज़ को भर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो बर्तन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, बर्तन के दीवार के ऊपर। यहाँ पर देखिए सी नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी का जो मेज है उसको हम लोग ठोस कहते हैं, क्यों कहते हैं, आप बता सकते हैं क्या? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। लकड़ी के जो कण हैं अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े होने के कारण पास होते हैं। इस कारण इसका आकार एवं आयतन निश्चित है। जब आकार आयतन निश्चित है तो हम लोग इसका जब ये पढ़ रहे थे कि इसके बीच का अंतर में, तो वहाँ पर क्या था कि आकार आयतन, ठोस का क्या होता है, आकार आयतन निश्चित होता है। तो चूंकि ये ठोस पदार्थ के गुण हैं, अतः लकड़ी के मेज ठोस कहलाती है। अब जिस पदार्थ का जो गुण है वो चीज़ वो कहलाएगी। ठीक है, जैसे लकड़ी ठोस कहलाती क्यों है, कहलाती है क्योंकि इसका आकर्षण बल होता है, जो कणों के बीच का आकर्षण बल होता है सबसे अधिक होता है, और इसका जो आकार होता है वो आकार फिक्स रहता है, आयतन भी फिक्स रहता है, तो हम लोग इसको ठोस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन है कि हवा में हम आसानी से अपने हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ये बात से आप सहमत हैं कि हम लोग हवा में अगर चाहें तो आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन अगर किसी लकड़ी के ऊपर हमको हाथ चलाना है तो उसके लिए हम लोग को कराटा पूरा अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, तभी ना हम लोग लकड़ी को के ऊपर हाथ चलाकर उसको तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो लकड़ी के कण जो होते हैं अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े होने के कारण पास होते हैं। इस कारण इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है।
ठीक है, चूँकि ये ठोस पदार्थ का गुण है। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर जो आंसर है गलती से ही पहला वाला ही आंसर छप गया है। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन ना लें, हम इसको अपडेट कर देंगे और ये चीज़ को आपको जो देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हवा में हम लोग आसानी से क्यों चला पाते हैं, क्योंकि हवा में जो गैस होता है, जो हवा होता है, उसका जो आकर्षण बल है, ठीक है, उसके जो कणों के बीच आकर्षण बल है वो बहुत कम है और उसका जो गतिज ऊर्जा है बहुत अधिक है। मतलब उसके कणों के बीच जब आकर्षण बल बहुत कम है तो कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए हम लोग हवा में हाथ चला सकते हैं। लेकिन ठोस में, ठोस के जो आकर्षण बल है, ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक है और उसमें जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग ठोस के ऊपर आकर्षण बल मतलब अपना हाथ नहीं चला सकते। इसलिए हम लोग को अगर किसी ठोस लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हम लोग को कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। लेकिन इसका आंसर आपको लिखना है तो बिल्कुल आप लिखिए, आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पर वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बाय मिस्टेक मेरे से ही ये आंसर यहाँ पर गलत छप गया है, तो ये पहले वाला ही आंसर यहाँ पर छप गया है गलती से। ठीक है, मैं उसको अपडेट कर दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन अपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। ठोस का जो ठोस जो पदार्थ होता है उसके अपेक्षा जो द्रव का घनत्व कम होता है। द्रव मतलब आपका पानी हो गया और ठोस मतलब जैसे आपका ये ईंट हो गया। ठीक है, तो इसका अपेक्षा इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगा ये ऐसा क्यों होता है। अब जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो भी तो ठोस है, अब वो क्यों पानी में वो क्यों तैरता है। पानी में तैरने का मतलब है कि पानी एक द्रव है और ठोस जो है, ठोस की अपेक्षा जो द्रव है उसका जो घनत्व होता है वो कम होता है, फिर भी वो पानी में तैर क्यों रहा है। ठीक है, इसका कारण आपको बताना है। तो यहाँ देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि बर्फ़ का जो घनत्व है जल के घनत्व से कम होता है। जो बर्फ़ का घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। जल जमने से बर्फ़ होता है, इसलिए बर्फ़ के अंदर रिक्त स्थान रहता है। जो जल है, जले को ना हम लोग जमाते तो वो बर्फ़ बन जाता है, तो उसके जो बीच के रिक्त स्थान होता है वो होता है और इसलिए बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा जा सकता है। इसलिए जो बर्फ़ का घनत्व भी है वो जल के घनत्व से कम है और बर्फ़ को हम लोग जल के अंदर तैरते हुए देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये आपका पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 9 है, तो इसको भी आप अपना चैप्टर में देख लीजिए, वहाँ पर आप खोल लीजिए, वहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आंसर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। कुछ आपको तापमान दिए रहेंगे जिसको केल्विन में बदलना रहेगा, कुछ आपको तापमान दिए रहेंगे जिसको सेल्सियस में बदलना रहेगा। जैसे यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन है कि 300 केल्विन है। अब 300 केल्विन को हम लोग को जब सेल्सियस में बदलना है तो हम लोग इसको कैसे बदलेंगे। देखिए हमको लोग को कितना केल्विन दिया गया है, तो 300 केल्विन, और हम जानते हैं कि केल्विन स्केल पर तापमान जो होता है वो सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273 केल्विन 273 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि केल्विन स्केल पर तापमान को चेक करेंगे, तो केल्विन स्केल पर तापमान कितना है, 300 है, तो सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273। अब जब 273 को इस इक्वल्स टू के मतलब बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तब सेल्सियस स्केल पर तापमान इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सेल्सियस स्केल पर तापमान इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 300 माइनस 273, जब घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेल्सियस स्केल पर तापमान इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहीं पर अतः केल्विन स्केल पर 300 केल्विन का तापमान सेल्सियस स्केल पर 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक है, ये पहला का आपका आंसर हो जाएगा। वहीं पर दूसरा है कि 573 केल्विन को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर भी उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। दिया गया है कितना, 573 केल्विन। हम जानते हैं कि केल्विन स्केल पर तापमान सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273 होता है। जब 273 होता है तो 573 को हम लोग उधर लिखेंगे, सेल्सियस स्केल पर तापमान लिखेंगे और यहाँ पर 273 कर देंगे। ये 273 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो सेल्सियस स्केल पर तापमान बराबर 573 माइनस 273 हो जाएगा। यहाँ पर हमको कितना मिलेगा,
300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सेल्सियस स्केल पर तापमान कितना हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। अतः केल्विन स्केल पर 573 केल्विन का तापमान सेल्सियस स्केल पर 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। अगर 250 डिग्री सेल्सियस है तो इस पर जल की जो भौतिक अवस्था है वो क्या होगा। 100 डिग्री सेल्सियस है, इस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होगा। तो देखिए अगर 250 डिग्री सेल्सियस है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो जल होगा वाष्पित हो जाएगा, मतलब भाप बन जाएगा। ठीक है, तो ताप पर जल वाष्पित हो जाता है। ठीक है, वहीं पर ही यहाँ पर ही मतलब वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर ही उस भाप बन के उड़ जाएगा। यहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो ताप पर जल वाष्प अवस्था में होगा, मतलब वो भाप बन रहा होगा। उस समय 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम किसी द्रव को जल को कर देते तो भाप बनने लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। ठीक है, कोई हम लोग किसी पदार्थ का अवस्था जब परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब उसको द्रव से गैस में बदल रहे हैं, गैस से द्रव में बदल रहे हैं, गैस से ठोस में बदल रहे हैं, तो उस समय उसका जो तापमान रहता है वो स्थिर क्यों रहता है, उसका हम लोग यहाँ पर कारण जान लेते हैं। ठीक है, उसका उत्तर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अब किसी जैसे हम लोग किसी को कुछ ऊष्मा, मतलब हम लोग उसको उतना तापमान दे रहे हैं। ठीक है, तो वो उसका जो कण है वो टूटने के लिए वहाँ पर पर्याप्त है कि अब यहाँ से ये टूट जाएगा। ठीक है, तो अतः इस प्रकार के अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। इस जो ये ऊष्मा दे रहे हैं इसको हम लोग गुप्त ऊष्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब गुप्त ऊष्मा अब उतना के लिए वो टूटने के वो तैयार है तो उसमें वो क्या हो जाता है, उसका जो तापमान रहता है वहाँ पर स्थिर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय जो गैस है उसको द्रव में परिवर्तन करने के लिए आपको तरीका बताना है कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा कि दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैस को हम लोग द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। विधि, एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं। दाब को बढ़ाने पर पदार्थ के कणों का समीप लाया जा सकता है। अगर किसी पदार्थ का दाब को हम लोग बढ़ाते हैं तो उसके जो पदार्थ के कण हैं वो समीप मतलब पास में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर, आपको पृष्ठ संख्या मतलब आपको पेज नंबर 11 को ओपन करना है। वहाँ पर ही देखिए वहाँ का आंसर हम लोग इसमें देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। ठीक है, कूलर जो है वो अधिक ठंडा क्यों करता है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होते ही है जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। जब कूलर चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से लेता है तथा तेजी से वाष्पित होता है, अतः कूलर अधिक ठंडा करता है। ठीक है, वो क्या करता है कि जो गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जो जल वाष्प है वो कम हो जाता है और जिसके कारण क्या हुआ है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। और जब कूलर चलता है तो क्या करता है वो अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण में लेता है तो वो तेज़ी से वाष्पित हो जाता है और वो क्या करता है कूलर को अधिक ठंडा कर देता है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो गर्मियों में जो घड़े का जल है वो ठंडा क्यों होता है, तो गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता है, मतलब बाहर निकलता है रहता है, जो वाष्पन के लिए जल से अधिक ऊष्मा लेता है जिससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। मतलब जो जल में गर्मी रहती है उस चीज़ को धीरे धीरे वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, और छिद्र के माध्यम से वो धीरे धीरे वाष्पित होकर वो मतलब क्या करता है वो रिश्ते रहता है पानी को, जिस कारण से क्या हो जाता है घड़े का जो जल है वो ठंडा हो जाता है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि एसीटोन अब पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
एसीटोन पेट्रोल या इत्र वाष्पशील पदार्थ हैं। जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेज हो जाता है, इसलिए ये ऊष्मीय ऊर्जा हथेली से लेते हैं, जिससे हमारी हथेली क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो जो कप की अपेक्षा प्लेट की सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो अधिक होता है, अब जिसके कारण प्लेट में से वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होता है। अधिक वाष्पीकरण का कारण प्लेट में रखा गया चाय या दूध जल्दी ठंडा हो जाता है, जिससे हम उसे आसानी से पी लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े में छिद्रों की अधिकता होती है और यह हमारे शरीर से पसीने को जल्दी से अवशोषित कर बाहरी वातावरण के संपर्क में लाता है, और जिससे पसीना हमारे शरीर से जल्दी वाष्पित हो जाता है, जिससे में गुप्त गर्मी की वाष्पित हो जाती है और हमारा शरीर क्या होता है, ठंडा महसूस करता है। ठीक है, इसमें हम लोग केवल पाठ्य पुस्तक का ही क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। साथ में आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी साइंस चैप्टर 1 जीसीईआरटी क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है साइंस का, हमारे आसपास के पदार्थ, उसका क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सके। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर आपको अगर वीडियो देखकर करना है तो कर सकते हो। साथ में अगर आप लिखना चाहते हो केवल, तो आप लिखने के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाके वहाँ पर आपको स्क्रॉल करते जाओगे, वहाँ पर सभी क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको कर सकते हो। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना पढ़ाई करते रहो, जारी रखो। जय हिंद, जय भारत।